नमस्कार दोस्तों, संवाद न्यूज इंटरनेशनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी, काफिर बुत परस्त राम भक्त राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी, संपादक संकेत चतुर्वेदी, द बेस्ट संवाददाता संकेत चतुर्वेदी। भाई अपने प्रोग्राम में कुछ भी बोल सकता हूँ। खैर दोस्तों, आपने लोगों ने सुना ही होगा, और नहीं सुना तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने मशकाफ इलाके में एक सुरंग के पास रेलवे ट्रैक पर विस्फोट किया। इससे जाफर एक्सप्रेस ट्रेन रुकने पर मजबूर हो गई। इसके बाद हथियारबंद BLA विद्रोही ट्रेन में घुस गए। उन्होंने ट्रेन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलाबारी दोनों तरफ से हुई। ड्राइवर गंभीर हो गया, उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार हलाक हो गया। इसके बाद बलोच विद्रोहियों ने ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया। बताया गया है कि हमले के बाद BLA के लड़ाकों और ट्रेन में तैनात सुरक्षा कर्मियों के बीच गोलियां भी चली हैं और कोलेटरल डैमेज हुआ है। दोनों तरफ से लोग बाग खैर मारे गए हैं। दोस्तों, यहां पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि मैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से लड़ने वाले लोगों को आतंकवादी नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने बच्चों, बूढ़ों, खवातीनों, मतलब वहां खवातीन कहते हैं, यहाँ पे हम औरतें कहते हैं, वैसे औरत भी अरबी का शब्द है, महिलाएं हम कहेंगे। तो उन्होंने बच्चे, बूढ़े और औरतों, बीमारों को पहले ही छोड़ दिया था। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वो हमलावर तो हो सकते हैं मगर आतंकवादी नहीं हो सकते, क्योंकि आतंकवादी तो कसाब जैसे होते हैं ना। हाफिज सईद, हाँ, वही हाफिज सईद जिसको कांग्रेसी क्या बोल रहे थे, हाफिज साहब, जो इस देश के खिलाफ मतलब युद्ध करना चाहता है, आप लोगों को मारना चाहता है, हमें मारना चाहता है, उसको क्या बोल रहे थे कांग्रेसी, हाफिज साहब। खैर, अगर किसी का मन पाकिस्तान जाने का है, उनको हाफिज साहब बोलने का है, तो चले जाए। खैर, यहां पर पूरे मामले का मैं आपको एक ओवरऑल व्यू देता हूं कि मंगलवार को बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से एक ट्रेन निकलती है, जाफर एक्सप्रेस। टेरेन पूरा हिली था, लोग बाग उसमें मतलब दूर दूर रहते हैं, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वहां ज्यादा नहीं थी। पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया गया मंगलवार को। इसके बाद दोनों पक्षों के कुछ लोग मरते हैं। अब मेरी कोशिश आप लोगों को यह बताने की है, जिसके लिए मैं कार्यक्रम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, कि यह हुआ तो क्यों हुआ, वर्तमान और भविष्य में इसका क्या असर होगा पाकिस्तान के तौर पर, अंतरराष्ट्रीय तौर पर, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या पाकिस्तान टूट जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक्सप्लोड नहीं करेगा, वो इम्प्लोड करेगा। सामान्य शब्दों में आप लोगों को समझाता हूं, पाकिस्तान अपने ही प्रेशर के अंडर आकर के समाप्त हो जाएगा, अपने ही बोझ के तले दब जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली लाइक ब्रिटिश एम्पायर क्रम्बल्ड अंडर इट्स ओन वेट। और कुछ लोग सफेद झूठ बोलते हैं कि आजादी उन्होंने दिलवाई। नहीं भाई, आजादी उन्होंने नहीं दिलवाई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ब्रिटिशर्स के पास इतना पैसा ही था कि वो इंडिया को पूरा गवर्न कर पाए। अब आज बात हम सिर्फ पाकिस्तान और बलूचिस्तान पर करेंगे, तो आपको मैं आज कुछ पाकिस्तान के विषय में बताऊंगा, कुछ बलूचिस्तान के विषय में बताऊंगा, और अंत में ये जो सब कुछ हुआ, यानी कि द हाईजैक ऑफ जाफर एक्सप्रेस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस इन इंटरनेशनल एरिना, ये आप लोगों को समझाऊंगा। मगर पहले आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट भी है और इससे ताल्लुक भी रखती है। तो मेरे अपनों, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम का इस्लामी मुल्क कलमा पढ़ने के बाद विश्व के मानचित्र पर दिखाई देता है। मगर ऐसा लगता है दोस्तों कि शायद ये कलमा ठीक से पढ़ा नहीं गया, या जो कलमा पढ़ रहा था उसे कलमा पढ़ना नहीं आता था, क्योंकि इस देश की तमाम खूबसूरती के बाद यहां के लोग गंदुम के लिए परेशान हैं और बकरी से काम चला रहे हैं। अगर खाने की बात कर रहा हूं भाई, वैसे हमें पढ़ाया जाता है कि भारत का विभाजन जो है वो धर्म के आधार पर हुआ, और एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान, वेस्ट और ईस्ट दोनों अस्तित्व में आए, जो अब बांग्लादेश है, ईस्ट वाला। मगर ये बात गलत है, भारत का जो विभाजन था ना, वो मजहब के आधार पर हुआ था, न कि धर्म के आधार पर। और अब यहां पर आप लोगों को एक बात और आप लोग समझिए कि कांग्रेस के विषय में समझिए कि जब इस देश का विभाजन होने की बात हुई तो उसमें कोई ट्रीटी, कोई दस्तावेज, कोई कागज तो होंगे जिस पक्ष पर कांग्रेस ने भी सहमति दर्ज करी होगी। तो एक और कांग्रेसी 14 अगस्त 1947 को बोल रहे थे कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, देश का विभाजन कर दिया जाए। 15 अगस्त 1947 को कहने लगे जो बच गए वो रह सकते हैं,
और इस सारे लफड़े में 33 लाख आदमी मारा जाता है, जबकि उस टाइम पे अनडिवाइडेड इंडिया की पॉपुलेशन 33 करोड़ थी दोस्तों। और वक्फ बोर्ड के नाम पर किसी भी हिंदू की जमीन कहीं पर भी हथियार लेने का एक कारगर हथियार कांग्रेस किनको देती है? इन्हीं मुसल्लत इमाओं को। और इनका मुसल्लत तो वैसे ही ईमा इतना है, ये हर चीज पे अपना दावा ठोकने लगते हैं। और सिर्फ ये दावा नहीं ठोकते, इनके आगे का भी कुछ ऐसा ही ड्रामा है। ये जहां पर मान लीजिए अमेरिका में लड़ाई होगी, ये उसका एक हिस्सा होंगे। लड़ाई मान लीजिए ब्रिटेन में होगी, फ्रांस में होगी, श्रीलंका में होगी, जर्मनी में होगी, ये कतई उसका एक हिस्सा होंगे। और आज वही लड़ाई इनकी अपने घर तक आ गई है। वैसे ईरान इराक में पहले लड़ चुके हैं। तो अब चलते हैं पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान में कुल मिलाकर 4 राज्य हैं। पश्चिम में है बलूचिस्तान, पश्चिम साउथ में, साउथ वेस्ट में, जिसकी सीमा ईरान से लगती है और अफगानिस्तान से भी लगती है। उत्तर पश्चिम में खैबर पख्तूनवा है और दक्षिण में पाकिस्तान में सिंध है। और भारत के ही पंजाब से सटा हुआ और हरियाणा से सटा हुआ उनका पंजाब है, जो कि हमारे पंजाब से बड़ा है। पंजाब हरियाणा मिलाकर के लगभग उससे भी थोड़ा और एक्स्ट्रा ही होगा। सबसे बड़ा सूबा जो है वो बलूचिस्तान है, जिसके पास पाकिस्तान का की जो जितनी भी जमीन है उसका 44% उन लोगों के पास है, बलूचियों के पास में, जैसा कि आप अभी मैप में भी देख सकते हैं। मिनरल्स के हिसाब से ये जगह बहुत रिच है, यानी यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं है। मगर इसी के उलट यहाँ के अधिकांश नागरिक जो हैं वो गरीब हैं। उनके पास स्कूल जैसी कोई सुविधा नहीं है। डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। जहाँ पाकिस्तान में 291 लोग मरते हैं पर लाख, वहाँ पर यहाँ पे 700 कुछ मरते हैं। यहाँ अस्पतालों की भारी कमी इसी कारण से मरते हैं। यानी कि यहाँ कुल मिला के एक ऐसी जगह है जहाँ प्राकृतिक खजाना तो सरकार को चाहिए और है भी, मगर यहाँ के नागरिक जो इस पाकिस्तान का ही नागरिक है, जो मुख्यतः बलूची है या फिर पश्तून है, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपका जो पैसा है वो हमें दे दो, बाकी गेट आउट फ्रॉम हियर। यहाँ पर एक जातीय एंगल भी आता है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है वो पंजाबी है। पाकिस्तान आर्मी में जितने भी बड़े ओहदे हैं, जितने बड़े पद हैं, वो सब के सब अधिकांश पाकिस्तानी पंजाबियों के पास में है। अब कौन कौन से, जैसे आपको याद होगा अभी जनरल मुनीर से पहले जनरल कमर बाजवा थे। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, बताइए कौन से मुसलमान का सरनेम बाजवा होता है? एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर मीन्स एनीवेयर, कहीं पे सुना है? अब खैर मेरे को क्या मतलब, अब वो हैं कमर साहब बाजवा हैं तो हैं, अब किसने तलवार दिखाई किसने सलवार पहनी, हमें क्या लेना देना। अब सलवार जहां तक पहनने की बात है तो 1971 का भी आप याद कर लीजिए। 1971 में क्या हुआ था? ढाका में 1 लाख आदमी इन्हीं की सेना के थे। और इनकी सेना का तो हिसाब किताब बड़ा ही अजीब है साहब। ये यहाँ के बलूचियों पर शुरू से अत्याचार करते आए हैं और बलूचिस्तान शुरू से कभी भी पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहता था। बलूचियों ने कहा था हमारा एक अपना कल्चर है, एक अपनी आइडेंटिटी है और हम उसी को मानेंगे। मैं आपको बलूची कल्चर और आइडेंटिटी के बारे में बताता हूँ कि बलूची किस प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहले मैं इतिहास में जाता हूँ। बलूचिस्तान किसी समय में एक यहाँ पर जगह है कलात। कलात में हड़प्पा महिंजोदड़ो जैसे हमारे यहाँ मिले हैं, वैसे उसी टाइम की जो सिविलाइजेशन थी 8000 साल पहले यहाँ पर भी मिला है। यानी कि एथिकली कल्चरली बहुत रिच है, बहुत पुरानी जगह है। ये कुछ लोग कहते हैं ये पर्शिया से आए थे, कुछ लोग कहते हैं कि पर्शिया से नहीं आए थे, यहीं के रहने वाले थे। और यहाँ के लोक के गीतों में भी है, लोक गीतों में कि यहाँ के जो पहाड़ हैं वो सोने की तरह चमकदार हैं। मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में सोने का अच्छा खासा खजाना है, बड़ा खजाना है, जिसको पाकिस्तान यूटिलाइज करना चाहता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर मैं आपको दोबारा से इतिहास में ले जा रहा हूँ। समय है बाबर का। बाबर के समय में एक तरफ पर्शियन एम्पायर था, क्योंकि इनके जो बलूचिस्तान के अगर आप वेस्टर्न फ्रंट में देखें तो ईरान आता है, तो पर्शियन एम्पायर था। और पर्शियन एम्पायर को कहीं मुगल एम्पायर को पर्शियन एम्पायर से डर ना हो, इस कारण से बाबर ने एक ट्रीटी साइन करी। उसने कहा कि भैया बलूचियों से कहा कि तुम अपना जो ऑटोनॉमी है तुम्हारी वो तुम बरकरार रखो, तुम ही राजा हो, तुम ही रहो यहाँ के, लेकिन मेरे को पर्शियन से बचा के रखना। तो यानी ये लोग लड़ने वाले तो थे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको एक बात और बताता हूं। जब महाराजा रंजीत सिंह, द ग्रेट महाराजा रंजीत सिंह, जब उन्होंने अफगानियों की धुनाई लगाई थी ना, तो अफगानियों ने ब्रिटिशर से हेल्प मांगी,
अंत में घूम फिर गए कि महाराजा रणजीत सिंह से हमें बचाओ। ये जो यहाँ पे बकवास करी जाती है ना कि अफगानी किसी से डरता नहीं है, मैंने देखा है वो जब इधर क्या नाम है इसका, अल कायदा जब दोबारा आया था तब कौन प्लेन से कूद रहा था, याद है? कोई लोग प्लेन से कूद रहे थे और बकवास क्या करते हैं कि ये किसी से नहीं डरता। अच्छा बेटा, डरते तुम। खैर एनीवेज, तब जब महाराजा रणजीत सिंह ने इनकी धुनाई लगाई और अफगानी दोबारा वापस भागना शुरू करा, तो उस टाइम पर अफगानियों ने अंग्रेजों से मदद मांगी। अंग्रेजों ने कहा हम किस हिसाब से वहां पे जाएंगे, आप एक काम करिए, आप हमारी मदद करिए कि हमें ना बलूचिस्तान में से आने का रास्ता आप मुहैया कराइए। अफगानियों ने बलूचियों से रिक्वेस्ट करी, तब उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को जाने दिया और ब्रिटिश आर्मी ने उस टाइम पे जाकर के मदद करी थी इनकी अफगानियों की। तो आप समझ सकते हैं कि अफगानी नहीं, बलूचिस्तान बेसिकली बफर जोन टाइप का इलाका रहा है, लोग बाग यहाँ के लड़ने वाले ही होते हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पंजाबी कितने बड़े योद्धा हैं। 1971 का युद्ध हम सब याद करेंगे। हम ये भी याद करेंगे कि बाजवा, बाजवा तो कोई सरनेम नहीं होता मुसलमानी, कमर बाजवा तलवार सलवार याद तो होगी आपको। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इन लोगों ने इन पे जुर्म करना शुरू करा। जुर्म मैं गलत बोल गया, जुर्म के थ्रू जुर्म करना शुरू करा। इन लोगों को मतलब रिसोर्सेज इनके छीन लिए जाते और रिसोर्सेज छीन करके उनको मार्केट में बेच दिया जाता। जो पैसा आता वो जो पाकिस्तानी जनरल थे वो अपने बच्चों के विदेशों में पढ़ाने में लगाते रहते। खुद की पापा जोन्स की फैक्ट्रियां हो गई। उसके बाद में इनके मतलब हिसाब किताब कितने निराले हैं आप सुनिए। मैं आपको बताता हूं, मैं जब इस पे स्टडी कर रहा था तो मेरे को पता लगा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सीईओ थे, वो सीईओ साहब प्लेन में जाते हैं जर्मनी में जाकर के वो पूरा प्लेन ही बेच डालता है और उसके बाद में वो जाकर के सेटल हो जाता है ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन से मतलब जैसे उनके वो हैं लॉज वगैरह, वहां से उसको एक्स्ट्राडाइट कराना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद एक और हैं आदमी, मैं आपको बताता हूं, देखिए उसका नाम था साकिब निसार। साकिब निसार वॉज फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो उनने कहा, साकिब निसार ने, सब लोग चोर हैं, ये चोर है, वो चोर है, फलाना चोर है, ढिमकाना चोर है, मैं जनता की भलाई करूंगा। और साकिब निसार क्या बनाते हैं, कहते हैं एक मोहम्मद डैम बनाया जाएगा, मोहम्मद साहब के नाम पे मोहम्मद डैम बनाया जाएगा। लोग बाग पैसा दे देते हैं चीफ जस्टिस से। सरकार तो चोर है, अमूमन लोगों का यही मत होता है। तो उनको जब पैसा दे दिया जाता है, पैसा देने के बाद में साकिब निसार साहब पूरे पैसे की एक पोटली बनाते हैं। पोटली को अपने सीने से लगाते हैं और उसके बाद पहली फ्लाइट पकड़ करके वो भी कहां पहुंचते हैं, ब्रिटेन। ओके टाटा बाय बाय तो इस टाइप के तो ये लोग हैं। बाकी आपने देखा होगा परवेज मुशर्रफ को, परवेज मुशर्रफ किस टाइप के आदमी हैं। बाकी आपने वो मरे भी कहाँ पे जाकर के, वो भी पाकिस्तान में नहीं। अभी जो आए इनके शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं वो कहाँ पर हैं, नवाज शरीफ, वो भी अपने देश को लूट खसूट के भाग गए। बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि जितनी भी ये एक, मैं जैसा आपको पहले समझा चुका हूं, ये एक पंजाबी वर्सेस नॉन पंजाबी पाकिस्तान में फाइट हो रही है। खैबर पख्तूनवा का रहने वाला भी इनसे खुश नहीं है, सिंध का रहने वाला भी इनसे खुश नहीं है और बलूचिस्तान का रहने वाला भी इनसे खुश नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान अंत में कहीं ऐसा तो नहीं होगा, और होगा ये जरूर, हो सकता है 5 साल में हो, 10 साल में हो, ये डिवीजन होगा और शायद पंजाब का एक अपना एक अलग छोटा सा स्टेट रह जाए। रूलिंग क्लास के भी यही है अभी, और ये 80 तुस्सी के चक्कर में इनने सबका खोपड़ा कर दिया खराब वहां पे। और आप सोचो, देखो एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो इंटरनेशनल लेवल पे मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान में एक सीपेक करके योजना है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसमें क्या है, एक रूट है जो पाकिस्तान रादर आई एम सॉरी चाइना से शुरू होता है, चाइना के कसगार से, और वो जाकर के खत्म होता है कि ग्वादर पोर्ट पर। यानी कि स्ट्रैटेजिकली समझिए, चाइना इज हैविंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन। अब तक चाइना को कहां से घूम के आना पड़ता था, अब चाइना कहां से घूम के आएगा, वो सीधे वाया रूट वो पकड़ेगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से बलूचिस्तान। मगर जब ये रोड बन रही थी, बलूचियों ने रेजिस्टेंट करा, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर ये रोड नहीं बनने देंगे। और उनका ये कहना था कि हमारे संग कई अट्रोसिटीज हुई हैं और जो उनकी महिलाएं हैं,
खवातीनें हैं वहाँ पर, उनके संग गलत कृत्य करे गए हैं। यहाँ पर अब पाकिस्तान में जो गवर्नेंस है, इसके संग दिक्कत ये थी कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा था चीन से, जो रूलिंग क्लास थी। कटोरा खान आप सबको याद ही होगा, ये इनके यहाँ जो भी पीएम बनता है वो कटोरा के नाम से फेमस हो जाता है। वो ये अपना कटोरा लेके घूमते रहते हैं। तो जी अपना कटोरा लेकर के चाइना पे पहुंच गए, चाइना से बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है। अब उनने कहा मेरे को ये रूट चाहिए, ये इनकार नहीं कर सकते। अब उसके बाद वहाँ पर फिर जंग शुरू होती है, ये अपने फौजी भेजते हैं, वो उधर से मारने शुरू करते हैं। अब ये सिर्फ एक जगह बलूचिस्तान में नहीं होता, ये खैबर पख्तूनवा में भी होता है। खैबर पख्तूनवा में क्या होता है, खैबर पख्तूनवा में जो लोग बेसिकली, कल तक इनको कहा ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते थे पाकिस्तानियों को यूएस एड से, कि अमेरिका देता था कि भाई जो लोग विस्थापित होकर के इधर अफगानिस्तान से यहाँ पर आएंगे, क्योंकि तब अमेरिका और वो सोवियत संघ वाला था, तो उनको तुम रख लेना। वो उनको बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर मिले, इन लोगों ने तब रख लिया। उसके बाद अमेरिका वेंट आउट ऑफ अफगानिस्तान, उनको कहा वी हैव गॉट नो इंटरेस्ट नाउ। तो इन लोगों को लगा कि यार अब हम इन्हें क्यों रखें, तो इनने कहा नाउ यू शुड गेट आउट। इनने इनको निकालने लगे, वो कह रहे हैं हम तुम्हारी इसी तरह से मार देंगे। वहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ड्यूरल लाइन पे भी झगड़ा है, वो मानते ही नहीं। अफगानी जो है वो ड्यूरल लाइन नहीं मानते, ये कहते हैं ड्यूरल लाइन मानो, वो कहते हैं बाढ़ में गई ड्यूरल लाइन। तो पाकिस्तान तो फिक्स में है एक तरफ से, देखिए मतलब वो अब बड़ा भाई सिर्फ एक ही को कर सकता है। आसपास के आप सारे देख लीजिए, ईरान ने भी 2 मिसाइलें मार दी थी पाकिस्तान पे करीबन 2 साल पहले, कि उन्होंने कहा था कि तुमने हमारे सैनिक मार दी, तो ईरान ने 2 मिसाइलें दी मारी थी इन पे। अभी जो हुआ है बलूचिस्तान में, उस पे राना सनाउल्लाह जो हैं, ये शहबाज शरीफ के सलाहकार हैं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के। उन्होंने कहा है कि 11 मार्च 2025 को बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक के पीछे भारत का हाथ है और ये सारी प्लानिंग होती है अफगानिस्तान में। भाई हमें क्या मतलब, हमने थोड़ी ना कहा था कि उन पर जुल्म करो। हेलीकॉप्टर से ले जाकर के लोग गिराए गए। सोचिए आप, किसी की लड़की के संग गलत कृत्य कर रहे हो, वो क्या सोचेगा, वो तुम्हारी सेवा करेगा आकर के? नहीं ना, बड़ी ऑब्वियस सी बात है यार। पर ये एक्चुअली पता है ये लोग क्यों ऐसे हैं, मैं इस पे भी थोड़ा जरा आपको बोलना चाहता हूं आज। भारत में इस्लाम कैसे आया? आक्रांता के थ्रू। इंडोनेशिया जो कि सबसे बड़ा देश है, वहां का कभी आपने सुना है कि वहां का मुसलमान बहुत ज्यादा रिजिड है, उदमबाजी करता है, दंगा करता है? ये सिर्फ यहाँ का इंडियन सब कॉन्टिनेंट का करेगा, इंडोनेशिया का नहीं करता कभी, क्योंकि वहां इस्लाम पहुंचा थ्रू बिजनेसमैन। तो वहां दोनों में अलग अलग चीजें हैं। इंडोनेशिया का आज भी मुसलमान अपने राम को मानता है। इंडोनेशिया का मुसलमान आज भी वहां पर गरुड़ एयरलाइंस है, वहां पर आज भी गणेश जी की तस्वीर है, वहां पर आज भी वो लोग कहते हैं हमारे पूर्वज राम थे। लेकिन यहाँ का जो है, यहाँ का क्या है, गौरी गजनबी और वो जाफार एक्सप्रेस, और अंत में मतलब परेशान उसी को करेगा। और परेशान भी किस लेवल का मैं आपको समझा चुका हूं। तो इसी कारण से, क्यों? क्योंकि आक्रांताओं को जो देखा उन्हीं को अपना आइडल माना। जो गौरी को अपना आइडल मान रहा है, जो मोहम्मद गौरी को अपना आइडल मान रहा है, तो वो वैसा ही होगा ना यार। वो क्या, आप बताओ ना, क्या मोहम्मद गौरी पाकिस्तानी था? क्या मोहम्मद गजनवी पाकिस्तानी था? पाकिस्तानी पहले क्या थे? ये सब हिंदू ही तो थे। तो जैसा इन लोगों ने देखा, ये वैसा ही बनने के प्रयास में लग गए। इनको लगा यार ये जीतता है, और उनके अंत में मतलब माइंड में यही आया कि अगर इस तरह से हम दब गए थे तो ये भी दब जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आ गई जब बलूचियों ने, जब खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने दबने से इनकार कर दिया। ये इन लोगों के संग हुआ। अब फिर इंटरनेशनल मैटर्स पे मैं आपको आता हूं। इंटरनेशनल मैटर्स में आपको बताता हूं दोस्तों एक चीज, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कि जैसे ही चाइना का रूट यहां पे क्लियर होता है इंडियन ओशन में, तो जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, ये मतलब इंडिया तो ठीक है, प्रॉब्लम है ही है, क्या मिडिल ईस्ट कंट्रीज खुश होंगी पाकिस्तान से? पाकिस्तान इज गोइंग टू कट ऑफ फ्रॉम एवरीबडी। एवरीबडी मींस एवरीबडी। लेकिन मजबूरी है, उधार ले रखा है तो गालियां तो सुननी पड़ेगी। अब मेरे तो ये भी सुनने में, मतलब मैं चूंकि रिसर्च कर रहा था, सुनने में तो नहीं कहूंगा, मैं पढ़ने में आया था कि जो पैसा इन्होंने ले रखा है, अब वो तो ये कह रहे हैं चलो हमारा जो डूबा सो डूबा, इनकी हम जमीन रख लेंगे, जो कुछ भी करेंगे। बलूचिस्तान में दो चाइनीज डोंट वांट टू एंटर। व्हाट दे आर सेइंग इज कि नाउ वी वुड बी ट्राइंग टू, जैसे भी होगा हमें हमारा पैसा मिल जाए। सी जिनपिंग अब यही चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि यार आदमी व्यापार, मतलब कह तो नहीं रहे, मतलब मैं एक असेसमेंट लगा रहा हूँ, आदमी कहीं पे व्यापार करने जाता है दोस्तों, वो चाहता है वहां पे झगड़ा हो, वो चाहता है वहां पे नौटंकी हो, वो चाहता है वहां पे डेली की फायरिंग हो, वो वहां पे
अपना पोर्ट खोलेगा या वहां पर जाकर के पहले ये देखेगा कि भैया कौन कौन यहाँ पे टेररिस्ट है या नहीं है? टेररिस्ट तो नहीं, मैं तो कहूंगा जो वहां पर स्वतंत्रता अभियान चला रहा है। अच्छा है, भारत को एक दोस्त और मिल रहा है, मिलना चाहिए भी। और भारत के लिए अगर ऐसा हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ लेट्स हैव द, अगले 10 सालों में अपने जीवन काल में मैं देख के जाऊं कि पाकिस्तान का एक नया नक्शा बन रहा है। उस नक्शे में से सिंध गायब हो, उस नक्शे में से खैबर पख्तूनवा गायब हो, उस नक्शे में से बलूचिस्तान गायब हो, सिर्फ पंजाब रह जाए। यही अपनी तमन्ना थी, यही आरजू। और जय हो, जय श्री राम, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। धन्यवाद।